बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सामीन, हाज़रीन और मेरे नाक़दीन। मेरा नाम है अख्तर तज़ीन और इस प्रोग्राम का नाम है, मुसलसल प्रोग्राम है हमारा, सीन विद तज़ीन। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, इकनॉमिक उमूर पर बड़ी गहरी दस्तरस रखने वाले और एनर्जी के हवाले से भी इन्होंने काफ़ी काम किया है, मोहतरम शम्स अब्बासी साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। सामीन, नाजरीन, बात यह है कि IMF का वफद भी पाकिस्तान में है और शुनीद है और इम्कानात ख़दशात भी हैं कि बिजली महंगी की जा रही है, पेट्रोल मज़ीद महंगा किया जा रहा है। और इसके साथ ही सूरत हाल ये भी है कि हमारे अब पंजाब में ज़्यादातर शहरों में और पाकिस्तान में भी पेट्रोल पंपों पर ख़त्म होता जा रहा है। और आम ये इतला है, सबको मालूम है, क्योंकि सभी गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाते हैं, कि मोटरसाइकिल को 500 रुपये का और गाड़ी को 1000 रुपये का पेट्रोल दिया जा रहा है। यानी मुल्क में आटे के बाद पेट्रोल की भी किल्लत वाक़ई हो चुकी है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है सामीन, नाजरीन, कि जब हमारे हमसाए में ईरान, जो हमारे साथ बिल्कुल करीब है और वहाँ पे बॉर्डर तक तेल पेट्रोलियम की सप्लाई भी मौजूद है, बिजली भी आ रही है और गैस की सप्लाई भी मौजूद है बॉर्डर तक। बॉर्डर के पार पाकिस्तान की तरफ 100 मेगावाट बिजली जो है, वो कहते हैं ना, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, तो 100 मेगावाट बिजली आना शुरू हुई थी और उसके बाद 100 मेगावाट मज़ीद इजाफी बिजली आ रही है। और इसी से गवादर और बलूचिस्तान का वो हिस्सा जो ईरान के नज़दीक है उसको बिजली मिल रही है, वरना वो अंधेरे में होता। तो अब सवाल ये उठता है कि जब ईरान हमें सस्ता पेट्रोल, सस्ती गैस और सस्ती बिजली फराहम करने के लिए तैयार है, तो फिर हम क्यों नहीं उससे ले रहे, और क्यों नहीं अपने हम मिडिल क्लास अवाम की जो ज़िंदगी है उसको आसान क्यों नहीं बना रहे कि जो अपनी तनख्वाह का बड़ा हिस्सा पेट्रोल, बिजली, गैस पर खर्च कर देते हैं। शम्स अब्बासी साहब, आप क्या इस पे समझते हैं, ये कैसे ईरान से क्यों नहीं ये ले रहे? जी तज़ीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अहम मौजू आपने उठाया। देखें, इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। जिस तरह जो ग्लोबल जियो पॉलिटिकल थिएटर है, उसके अंदर जो मुख्तलिफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, उसमें मुख्तलिफ भी क्लैशेस हैं, उस हवाले से भी बातचीत होती है, बाज़ों को सेंक्शंस का हवाला भी दिया। लेकिन देखें, सबसे अहम चीज़ कि पाकिस्तान का जो पूरा एनर्जी रजीम है, इसमें बाकायदा रिफॉर्म की ज़रूरत है, या इसे आप कहते हैं ट्रांसफॉर्म करने की, या इसे रियलिस्टिक बनाने की ज़रूरत है। जिस तरह बहुत सारी ऑप्शंस हैं आपके पास, देखें रीजनल कंट्रीज़ के हवाले से है, सेंट्रल एशिया हमारे पास, उसके पास एनर्जी के ज़खायर हैं। फिर ये क्रीम हमारे यहाँ ये चली कि हमने कहा कि जी रशियन ऑयल, तो रशियन ऑयल भी अभी बहुत दूर है। जिस तरह के आपकी और हमारा एक प्रोग्राम हो चुका है, उसमें हमने कहा था कि ये मार्च में आई थिंक उनके दरमियान कोई चीज़, या अप्रैल तक फाइनलाइज होने का, जिस तरह के एनर्जी मिनिस्टर ने भी कहा। अब ये क्यों नहीं हो रहा? इसमें जो कॉमन जो चीज़ डिस्कस हो रही है, वही जो ग्लोबल जियो पॉलिटिकल थिएटर जो है, उसका प्रेशर आपके जियो इकॉनमी पे भी आता है, इंटरनल भी आता है, रीजनल भी आता है। उसमें ग्लोबल जियो जो आप कह रहे हैं, उससे मुराद आपकी ये है कि हम डरते हैं कि सऊदी अरब नाराज़ हो जाएगा और अमेरिका नाराज़, यूनाइटेड स्टेट कहता है जी हमने सैंक्शंस लगाई हुई हैं। उसके अलावा सैंक्शंस यूनाइटेड स्टेट की, फिर सऊदी अरब के इशू हैं। सऊदी अरब एक ऑयल इनरिच कंट्री है, प्रोड्यूसर है। अब इस ऑयल में भी, जिसे आप पेट्रोपॉलिटिक्स दुनिया में कहते हैं, पेट्रोपॉलिटिक्स की किस तरह इस्तेमाल होती है, ओपेक बना। पेट्रोपॉलिटिक्स में देखो, जिस तरह नाइजीरिया को इन्होंने कितनी मार दी हुई है, एक बड़ा पोटेंशियल ऑयल इनरिच कंट्री है, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, लेकिन उसे मार दे के उन्होंने कहाँ तक। तो विद इन डैट, जिस तरह ईडेबल ऑयल की कंट्रीज़ में आपस में क्लैश है, इस तरह जो पेट्रोलियम जो प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं उनके दरमियान भी, और सऊदी अरब की और इसकी मेनली पॉलिटिक्स यही है, ईरान को इसने स्क्वीज करवा के तो वो अपना पेट्रोल बेचते हैं, ये सारी चीज़ें। उसके बाद 1948 में आपको पता है वो सऊदी अरब और US के दरमियान एग्रीमेंट हुआ था। उस एग्रीमेंट में भी डॉलर को मेनटेन करने का भी वही मेन सोर्स है, जिसके कि आप जो है पेट्रोल है डॉलर के बदले देंगे, वरना कॉमन करेंसीज में इंडिया ने कर लिया, उसके साथ रूबल में। उसके अलावा आप इसी तरह ऑप्शन दी है, रूस ने ऑप्शन दी है कि जी अब किसी भी फ्रेंडली करेंसीज में वो आपकी युआन होगी, या फिर भी आपका कोई दिरहम वगैरह, या जो भी आपकी टर्किश जो आपकी करेंसी है वो होगी, ये ऑप्शन है। उसके बाद सैंक्शंस है। और ये आखिरी जो एक चीज़ जो हमारे यहाँ कॉमनली ब्यूरोक्रेसी यूज़ करती है, आपकी पॉलिटिकल जो
आपकी लीडरशिप है वो ये कहती है कि जी बैंकिंग ट्रांजैक्शन का मसला है। अब बैंकिंग ट्रांजैक्शन का यही है कि जब सैंक्शंस हैं, हमारा सेंट्रल बैंक आपस में जो नहीं मनी ट्रांजैक्शन या आपस में ट्रांजैक्शन नहीं, इसलिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी आपका रुका हुआ है, ऑयल की भी, और आमतौर पे उन्होंने आके यहाँ छोड़ी। लेकिन वो ट्रांजैक्शन इतना मसला नहीं है, मेरे ख्याल में बार्टर सिस्टम भी ऑप्शन हो सकता है, इवन कोई करेंसी दूसरी भी लोकल करेंसी भी हो सकती है। ईरान के साथ चावल, हम उनको चावल दे रहे हैं और वो हमें बिजली दे रहे हैं, और इसी चावल और फूड आइटम्स और इसी बार्टर के तहत वो पेट्रोल और गैस भी देने को तैयार हैं और मज़ीद बिजली भी। शम्स अब्बासी साहब, बात असल में वही सादा सी है कि मन बेईमान ते हुजतां ढेर। ये सारा जी बैंकिंग ट्रांजैक्शन जी, वो अमेरिकन सैंक्शन जी, वो सऊदी अरब जी, ये सारी हुजतें हैं। असल मसला ये है कि हमारे जो फैसला साज हैं उनके मफादात अमेरिका में हैं, उनके मफादात सऊदी अरब के साथ हैं। अमेरिका में उनके कारोबार और बच्चे हैं और उनकी अपनी सिटीजनशिप है, और सऊदी अरब जो है इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट है, और उससे वो जब चाहें $1 अरब उधार लेके अपना निज़ाम चला लेते हैं। अदरवाइज आप ये क्या समझते हैं कि चूँकि ये पेट्रोलियम, ये गैस, ये बिजली, ये ह्यूमैनिटेरियन नीड है ना, जी जी, इंसानी ज़रूरत है ये। तो कोई भी सैंक्शन हो, चाहे वो USA की सैंक्शन हो, चाहे वो UNO की सैंक्शन हो, मेरी राय में तो कोई ऐसी चीज़ उन सैंक्शंस की ज़द में नहीं आती जो कि ह्यूमैनिटेरियन नीड में शामिल होती है। जी बिल्कुल, ये तो रिजीम्स का इशू है, तो बाद रिजीम्स प्रेशर ले लेते हैं। अब इंडिया ने उनके साथ सिविलियन न्यूक्लियर डील भी की हुई है US के साथ, और US ने पहली बार यानी जो टेक्नोलॉजिकल या इनोवेटिव ट्रांसफॉर्मेशन है वो पहली बार अपनी बाउंड्री से बाहर इंडिया को करेगा। सिविलियन न्यूक्लियर डील का मतलब टोटल टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र है इंडिया में, और इंडिया ने फिर भी उनका प्रेशर नहीं लिया और वो रशिया से ऑयल ले रहे हैं। अब पाकिस्तानी जो रिजीम है यहाँ, जिस तरह आपने खुद ही कहा, मैं उसे कहना, मैं यही कह रहा था उसको कि ग्लोबल जियोपॉलिटिकल थिएटर जो है उसमें जो फोर्सेस हैं उनके प्रेशर हैं। तो पपेट रिजीम होते हैं पाकिस्तान में, US के पपेट रिजीम होते हैं, और वो पपेट रिजीम जो आते हैं वो रिएक्ट नहीं कर सकते, और आमतौर पे वो उनकी परसुएट कर रहे होते हैं। इसे इलीट ड्रिवन इकॉनमी कहते हैं। ज़ाहिर है उन्हें कॉमन जो लोग हैं उनका कोई ख्याल नहीं होता अपने लोगों का, बल्कि वो अपने मफादात के उसमें होते हैं जी, वो अपने मफादात के होते हैं। तो ये भी अहम इशू, यही चीज़ जो है वो पॉलिसी में भी शामिल। जी हाँ, आप माशाल्लाह काफ़ी काम करते हैं। हमारे सामने दो बड़ी अहम मिसालें हैं, यूरोपीय यूनियन है और आसियान है। ये खित्ते में मौजूद ममालिक जो हैं वो आपस में तिजारत करते हैं, बॉर्डर्स को उन्होंने नरम किया है, और एक दूसरे के साथ खुसूसन जो हमसाया ममालिक हैं वो आपस में तिजारत कर रहे हैं। और दुनिया में उन्होंने साबित किया है कि हमसायों के साथ जब आप तिजारत करते हैं, बॉर्डर्स को महफूज और साफ करते हैं, तो फिर आपके ऊपर खुशहाली और प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आपके अंदर आती है। हमारे यहाँ जो ये जो खिता है, यहाँ पे प्रॉक्सी एक बहुत बड़ा मसला रही है। तो अगर हम ईरान के साथ ये तिजारत कर लेते हैं, आप क्या समझते हैं कि इससे हमारे सोसाइटी के ऊपर, मिडिल क्लास के ऊपर कितने अच्छे असरात मुरतब हो सकते हैं? देखें जी, मैं आपको बताऊं कि दुनिया में जो ममालिक आगे बढ़े वो रीजनल ट्रेड से आगे बढ़े। यूनाइटेड स्टेट्स सबसे आगे पहले बढ़ा था, तो ये जो कॉन्सेप्ट है रीजनल कनेक्टिविटी का, जिस तरह हम सीपेक बना रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट ने उस वक्त पूरा अमेरिकन कंटिनेंट दिया सबसे पहले। इवन 1930-40 जो बड़ा प्रेशर, जिसे ग्रेट डिप्रेशन भी कहते हैं, उस दौरान उन्होंने रीजनल कनेक्टिविटी को, रीजन को आपस में जोड़ा था। और वही US की इब्तिदा हुई थी जब उसने बरतानिया को आके 1940-50 में 45 के बाद चैलेंज कर दिया, और बरतानिया को मतलब ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ, US से मर्ज हुआ एक सुपर पावर के तौर पे। तो ये इतनी ज़बरदस्त रीजनल कनेक्टिविटी के थ्रू ही यूनाइटेड स्टेट उठा है। रीजनल कनेक्टिविटी के थ्रू ही यूरोपियन यूनियन एक पावर बनी है, रीजनल कनेक्टिविटी के थ्रू ही आसियान भी एक पावर बनी है। और जब ब्रिक्स अनाउंस हुआ था, टॉप 11 कंट्रीज़ के आइंदा जो ब्राज़ील, पाकिस्तान, इंडिया, साउथ अफ्रीका और इस तरह के जो 11 जो ब्रिक्स कंट्रीज़ कहते थे कुछ इमर्जिंग होंगे, उसमें जो सबसे बड़ी शर्त रखी गई थी वो यही थी कि पाकिस्तान अपने जो रीजन है उसके साथ ट्रेड को इंक्रीज़ करेगा, तो तब ये चीज़ पॉसिबल होगी कि पाकिस्तान टॉप 11 में ब्रिक्स में आएगा। तो वो ब्रिक्स का ख्वाब ही, तो रीजनल ट्रेड तो की है जी। देखें, आप जब तक ओपन नहीं करते, आप इंडिया के साथ इवन ट्रेड ओपन नहीं करते, मैं यही कहूँगा उनके साथ से ज़ाहिर है आपकी कॉमन मार्केट है, आपकी जो अभी एग्रीकल्चर की जो आपकी जो फूड जो इन्फ्लेशन है,
फूड इन्फ्लेशन है आपकी, ये भी अगर इवन आप बॉर्डर अगर ओपन करेंगे तो ये भी डिक्रीज होगी, इसका भी इम्पैक्ट होगा। लेकिन इंटरनल माफिया ज़ाहिर है एक्टिव हुए हैं और ज़ाहिर वहाँ से 30 रुपए में प्याज खरीद के, इवन पेट्रोल ईरान में जो स्मगल हो रहा है वो 25 और 30 रुपए में फ़रोख्त वहाँ से स्मगल होके तो यहाँ के 250 रुपये में दे रहे हैं, तो वो भी इन्फ्लेशन। और इस तरह की सूरत हाल आपके जो एलीट ड्रिवन इकानमी में जो मुख्तलिफ कार्टल्स होते हैं या मुख्तलिफ माफियाज होते हैं उनको सूट कर रही होती है, और उनके सिस्टम पे बड़ी ग्रिप मजबूत है, और उनके ये फेवर में नहीं है कि जिस तरह की आप और मैं सूरत हाल बयान कर रहे हैं वो मुल्क में होनी चाहिए और आम आदमी को रिलीफ मिले। बिल्कुल सही है। सामीन नाजरीन, बात यह है कि जब आपने कोई काम करना हो तो उस काम करने के 100 तरीके निकल आते हैं, लेकिन अगर आप अंदर से ही बेईमान हो तो फिर आप बेशुमार बहाने तलाश कर लेते हैं। बात यह है कि ईरान से भी हमें गैस और पेट्रोलियम और बिजली तीनों मुयस्सर हैं, कई बरसों से मुयस्सर हैं, 2 दहाइयों से ईरान इंतज़ार कर रहा है। इसके अलावा अफ़गानिस्तान के पार तुर्कमानिस्तान ने गैस पाइपलाइन बिछाई हुई है कंधार तक, और वो इंतज़ार कर रहा है कि आगे पाकिस्तान तक इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बने। अब अगर हम सिर्फ इन 2 मुल्कों को डील कर लें गैस, पेट्रोल और बिजली के हवाले से, तो ये जो कहा जाता है जी रेट्स के ऊपर मामला अटका हुआ है जी, भाई आप अगर इनको पाकिस्तान तक ले आते हैं तो आगे वो ये सप्लाई भेजेंगे इंडिया तक, और आपको राहदारी में जितनी कीमत आपने देनी है वो आपकी सिर्फ राहदारी की फ़ीस में ही वो निकल आएगी। इसका मतलब है कि आपको तुर्कमानी गैस, ईरानी पेट्रोल, ईरानी बिजली जो है ये तकरीबन ना होने के बराबर रेट होगा, इसका मतलब तकरीबन मुफ्त ये आपको मिलेगी। वो आप सस्ती अपने अवाम को दें, सस्ती अपनी इंडस्ट्री को दें, सस्ती अपनी ज़राअत को दें, फैसलाबाद के कारखाने भी सारे चलें, आपके जो खेत खलियान हैं वो भी आबाद हों, लोगों को सस्ते दामों चीज़ें मैसर आएँ। पेट्रोल, डीज़ल, गैस, बिजली, इस पे जो मेरी तनख्वाह का बड़ा हिस्सा खर्च होता है मुझे उसकी बचत हो और मैं वो अपने बच्चों की तालीम पर खर्च कर सकूं। अल्लाह करे कि हमारे फैसला साजों के जो दिमाग हैं और दिल हैं उनके अंदर कोई अवाम के लिए भी कुछ करने का जज्बा पैदा हो, वो अपने अमेरिका में और अपने सऊदी अरब के साथ जो मफादात हैं उनकी भेंट हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ना चढ़ाएं। अल्लाह निगहबान। जिंदाबाद पाकिस्तान।